नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज हफ्ते की शुरुआत बाजार के लिए भी अच्छी हुई है और देश के लिए भी अच्छी हुई है क्योंकि ऑस्कर में भारत का चला है जलवा। 2 ऑस्कर हमने झटक लिए हैं। नाटू नाटू, जिसका कि हमने देखा था कि पूरी दुनिया में इस गाने की चर्चा है और आप देखिए धूम मच गई है। ऑस्कर अवार्ड मिल गया है द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। एक ऑस्कर ये आया और दूसरा आया शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में द एलिफेंट विस्परर्स को ये ऑस्कर मिला है। तो 2 ऑस्कर और इससे अच्छी शुरुआत आज दिन की नहीं हो सकती। सुबह सुबह ये खुशखबरी आई और दोनों ही तस्वीरें आपकी देखिए स्क्रीन पर। जिन 2 फिल्मों के लिए, एक गाने के लिए और एक डॉक्यूमेंट्री के लिए भारत की झोली में आए हैं एकेडमी अवार्ड्स, जिनको हम ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जानते हैं भारत में। वहां से 2 ऑस्कर मिलने की खुशखबरी, काफी समय के बाद ये खुशखबरी मिली है सिनेमा जगत के प्रेमियों को और निश्चित तौर पर तमाम देशवासियों के लिए ये गर्व का क्षण भी है। और योर स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सवाल पूछने से पहले आपको तरीका बताते हैं। आप अपने सवाल हमें हमारे फोन नंबर 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी है ET9 स्वदेश मौजूद, @ET9 स्वदेश पर हमारा पता है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर बाजार पर डालेंगे। बाजार की शुरुआत कमजोर हुई, एक तेज झटका ऊपर की तरफ हमने देखा, बाजार ऊपर गया, लेकिन वहां पर टिकने में बाजार को मुश्किलें आ रही हैं और अब हल्के से गेन से निफ्टी में 17,430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडेक्स के गेनर्स को या फिर लूजर्स को देखेंगे तो दोनों ही जगहों पर चूंकि मैनेजमेंट लेवल पर बड़ी एंट्रीज हुई हैं। टेक महिंद्रा में हमने इन्फोसिस के पूर्व एग्जीक्यूटिव को देखा आते हुए, मोहित जोशी ने कार्यभार संभालेंगे, उसके चलते शेयर देख रहे हैं कि 8% ऊपर ये शेयर है। लेकिन सुमंत काठपालिया, जिनका कि कार्यकाल 2 साल ही बड़ा है, उसको चलते बाजार को थोड़ी सी चिंता है और जेपी मॉर्गन का डाउनग्रेड भी यहां पर हावी हो रहा है। तो ये दोनों शेयर आज के निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर के तौर पर। इंडसइंड बैंक है करीब 6.5% नीचे, टेक महिंद्रा में है 8% के आसपास का उछाल। लेकिन उसके अलावा बाजार में बहुत ज्यादा इंडेक्स लेवल पर एक्शन नहीं है। निफ्टी बैंक है सुस्त, 45 अंकों की कमजोरी है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले आज करीब करीब 3 गिरने वाले शेयर हैं। गिरने वाले शेयरों में अगर हम और कुछ नाम लें अगर, तो इन्फोसिस, टाटा मोटर, M&M, हीरो मोटो, ये तमाम शेयर 1% से लेकर 1.5% के आसपास ही कमजोरी दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऑटो शेयरों से थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक है। और आज एनर्जी में अगर आप अडानी ग्रुप को छोड़ दीजिए तो बाकी BPCL, कोल इंडिया, यहां पर आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस 2 सत्र की कमजोरी के बाद आज चढ़ने की कोशिश कर रहा है, करीब करीब 2% की तेजी वहां पर है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक, ग्रासिम कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती आज के सत्र में देख रहे हैं। लेकिन आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या बाजार संभल चुका है या फिर अभी रिस्क कायम है? दायरा क्या है और खास तौर से आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इस पर बातचीत करने के लिए और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और जैनाम ब्रोकिंग के किरण जानी। सौरभ जी और किरण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। किरण, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत थोड़ी सी सधी हुई है बाजार में और हालांकि ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी 17,400 के आसपास हम देख रहे हैं कि उसको अभी बाजार संभालने में कामयाब है। आपके हिसाब से किरण, आज बाजार की रेंज क्या होगी और लोअर थोड़ा सा नीचे जाने पर बाजार को लेना है या फिर ऊपर जाने पर बिकवाली करनी है, शॉर्ट करना है? किस तरह से मौके देखने चाहिए बाजार में? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आप टेक्निकली सेटअप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो दोनों का सेटअप नेगेटिव है डेफिनेटली। एक फॉलिंग चैनल के अंदर दोनों इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्लोबली देख रहे हैं कि काफी सारी नेगेटिव न्यूज मार्केट में घूम रही है और हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक प्रेशर के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब टेक्निकली जैसे एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड भले ही कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी को 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 17,440 के आसपास। 200 डेज मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही है। साथ ही साथ निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो 17,400 17,300 का एक गैप था डेली चार्ट पे, वो फिल हो चुका है। तो जब तक 17,300 17,400 मल्टीपल सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं करते, तब तक देयर आर चांसेस कि हम 17,600 तक की एक रैली देखें।
लेकिन अदरवाइज ओवरऑल मार्केट जो है वो एक वीक टेरिटरी के अंदर है, तो सेल ऑन राइस की ही यहाँ पे रणनीति रहेगी, क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट था 17,800, जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई भी राइज आता है 17,500 17,600 के आसपास, तो हमारे हिसाब से वहां पे आपको जो भी अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक कर लीजिए और वहां पे आप फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बन रही है। 41,000 हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे भी 100 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज जो है वो 41,500 के आसपास है। तो कोई भी उछाला आता है बैंक निफ्टी के अंदर भी 41,000 के आसपास, तो वहां पे भी हमारा शॉर्ट का ही सजेशन रहेगा। ओवरऑल निफ्टी के अंदर हम 17,200 तक के लेवल टेस्ट करें ऐसा हमें एज ऑफ नाउ लग रहा है, लुकिंग एट द डेली चार्ट। और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे एड ऑन हुए हैं, 17,400 इज द फाइनल सपोर्ट फॉर द इंट्राडे। और एक दो दिन की अगर हम बात करें, 17,400 पे आज सुबह से पुट राइटर्स काफी हैवी है, तो एक आध ऊपर में राइज आ सकता है, लेकिन 17,500 में हम देखेंगे तो 2 लाख लॉट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड के ऊपर, तो 17,500 डिफिकल्ट है क्रॉस करना। अगर क्रॉस करता है तो कोई भी हम ऊपर 17,700 17,600 तक के राइज देखेंगे, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से 17,500 जब तक क्रॉस नहीं होता है आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। नीचे में 17,200 निफ्टी में हमें लेवल लग रहे हैं। सिमिलर बैंक निफ्टी में जब तक 40,500 होल्ड है तब तक चांस है 41,000 के आसपास आएंगे, तो वहां पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल 40,000 बैंक निफ्टी में एक दो दिन में हम देख सकते हैं, तो दोनों में सेल ऑन राइज की ही हमारी रणनीति रहेगी। ठीक है, बाजार में आपको उछाल की रणनीति अपनानी चाहिए। और थोड़ी देर पहले हम बाजार के दिग्गज एनालिस्ट गौतम शाह से बातचीत कर रहे थे। उनका नजरिया बिल्कुल यही था कि बाजार में अगर 17,300 का स्तर अगर टूटता है तो 300 से 500 अंकों के आसपास की बिकवाली आ सकती है और 16,800 का भी स्तर निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो सेंटिमेंट थोड़े से वीक है, यहाँ से थोड़ी सा आपको कॉशियस रहना चाहिए और उछाल पर, राइज पर आपको शॉर्ट की यानी कि बिकवाली की ही सलाह दी जा रही है। पहला दर्शक को जोड़ेंगे, जगदाले साहब हमारे साथ हैं मुंबई से। जगदाले जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मेरे पास माझगांव डॉक है जी। 50 शेयर है। हेलो। हाँ सर, भाव क्या है आपका? 712 रुपए। 712 का है मेरा भाव। आपने हाल फिलहाल ही लिए हैं क्या शेयर ये? या ये दिसंबर में लिए हैं। दिसंबर में आपने लिए हैं? हाँ। ठीक है। मझगांव डॉक 712 के आसपास है और हमने लास्ट ईयर इसकी जो चाल देखी थी सौरभ जी, वो 250 से ये शेयर चल के 700 रुपये के ऊपर निकल गया। हालांकि लास्ट ईयर की जो रैली थी, इस साल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन वाला फेज है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा शेयर नीचे भी आया है। आपका क्या व्यू होगा इसको लेकर? और क्या जिनके पास ऊपरी लेवल पर जिन्होंने लिए हैं, क्या ये सही मौका है कि बल्कि शेयर थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, 900 से गिर के 700 रुपये के आसपास आ गया है, उनके लिए एवरेज करने का सही मौका है? आपको क्या लग रहा है अभी? अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो काफी अच्छा दिखता है, बट एक साल में वैल्यूएशन री रेटिंग बहुत हुआ। एवरेज में जो ये मज़गांव टॉक ट्रेड होता था तकरीबन 1.5 से 2 बुक वैल्यू पे, वो अब जाकर कहीं 5 बुक वैल्यू पे चला गया और शायद अभी 4 से 4.5 बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से प्रॉफिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपने होल्ड अगर लंबे समय के लिए लिया है तो मुझे लगता है कि 1 या 2 साल में आपको जाके कुछ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि स्टॉक अभी यहीं थोड़ा थमा रहेगा जब तक अर्निंग्स की ग्रोथ और अच्छी नहीं होती या और नहीं आती, तो री रेटिंग होने का कुछ ज्यादा चांस नहीं दिखता है। तो जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगे, कंसोलिडेट होगा स्टॉक, और तो फिर उसके बाद कुछ मूव आ सकते हैं। तो लंबे समय के लिए है तो आप होल्ड करें, अगर आपने छोटे समय के लिए लिया है तो मुझे लगता है फिर आप निकल। ठीक है, मझगांव डॉक को लेकर सौरभ जी का ये व्यू, लेकिन अगले दर्शक को जोड़ने से पहले एक बार जरा देखते हैं कि इस वक्त सेंसेक्स की तस्वीर क्या बन रही है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो बिकवाली वाले जो खिलाड़ी हैं उनका पलड़ा भारी है। हालांकि टेक महिंद्रा टॉप गेनर है 8% के आसपास की तेज़ी के साथ। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी लूज़र है 6% के आसपास की कमजोरी के साथ। तो ये टॉप गेनर और टॉप लूज़र हो गए, लेकिन इनके बीच हम देख रहे हैं कि HUL लास्ट सेशन में शुक्रवार को ये शेयर हमने देखा था कि चलता हुआ दिखाई दिया था। रोहित जावा को कमान सौंपने का फैसला हुआ है यूनिलीवर की तरफ से, और हमने शेयर में आज 1% की तेज़ी देख रहे हैं। पावर ग्रिड भी मजबूत है, बजाज फाइनेंस में भी तेज़ी है, लेकिन इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, M&M और ऑटो स्टॉक्स हम देख रहे हैं कमज़ोर हो रहे हैं। टाटा मोटर्स पर जरा व्यू दीजिए आप किरण। क्या लगता है कि
ये रेंज क्योंकि लंबा समय हो गया, खबरें भी आती हैं तमाम, लेकिन ये रेंज से निकल नहीं पा रहा है। 450 से 450 वाली जो रेंज है उसी के बीच में है। ये कमजोरी क्या आपको लगता है कि बढ़ सकती है या फिर थोड़ा नीचे आए तो लेने का मौका होगा? आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? सो ओवरऑल टाटा मोटर की अगर हम बात करें और दूसरे ऑटो स्टॉक्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं काफी दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन इस रेंज के अंदर स्टॉक ने अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को संभाल के रखा है। स्टॉक 20, 50, 100, 200 सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे मल्टीपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और अभी तक वो जितने भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो इंटैक्ट है, अभी तक उसमें स्टॉप लॉसेस हुए नहीं है। सो कहीं ना कहीं पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 400 का मेंटेन करना है। जब तक 400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। 400 अगर ब्रेक नहीं करता है तो देयर आर चांसेस के ऊपर में पहले हम 450 जो इसका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है और वहां पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। जैसे ही 450 का लेवल क्रॉस होगा उसके बाद देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 520 530 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो अगर आप 3 से 6 महीना होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है टाटा मोटर में बाई कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की सलाह है किरण की तरफ से टाटा मोटर्स में। लेकिन आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास मुझे दो शेयर के बारे में पूछना था। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने लिया है 52 शेयर जी 165 की 165 पर। ठीक है, दूसरा शेयर? दूसरा है आल कार्गो। आल कार्गो शेयर है 412 के रेट पे। 412 के रेट पर आल कार्गो है और बैंक ऑफ बड़ौदा है 165 के भाव पर। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने हाल फिलहाल लिए हैं शेयर ये? हाँ, मुझे 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए। ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स लास्ट ईयर के सुपरस्टार साबित हुए। खास तौर से थोड़े से जो छोटे साइज वाले बैंक है वहां पर तो हमने बहुत बड़ी रैली देखी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे साइज वाला बैंक भी ऑलमोस्ट अपने निचले स्तर से ये डबल हो गया था। सौरभ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 165 पर लिया इन्होंने, 169 रुपये के आसपास का प्राइस है और हमने देखा है कि ये साल थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहा है और निश्चित तौर पर एक बड़ी तेजी के बाद ये कंसोलिडेशन वाला फेज आता भी है। बीओबी को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या ये कुछ टाइम की सुस्ती के बाद फिर से इसमें हम एक तेजी की शुरुआत देखेंगे? अब क्या भी होगा आपका? बैंक्स को देखें तो लास्ट ईयर रनअप के बाद तकरीबन सारे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। कुछ नीचे गया, एसबीआई भी नीचे आया। खासकर अदानी की जब न्यूज आई थी तब भी कुछ पीएसयू बैंक्स पे प्रेशर आया। पर ये जो पब्लिक सेक्टर के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसकी पोजीशनिंग काफी अच्छी है, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरबीआई भी अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल में अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे यूएस फेड की तरह। तो मुझे लगता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंशन होने का भी स्कोप है। तो मेरी सलाह से तो लंबे समय के लिए अच्छा बैंक है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बैंक है और बढ़िया के साथ साथ इतनी तेजी के बाद भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस इसके काफ़ी आकर्षक हैं। इसको होल्ड करने की सलाह है, लगातार ये रेकमेंड भी होता रहा है। अगले दर्शक दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी पूछिए, आपको क्या जानना है, क्या सलाह चाहिए? सर इन्फोसिस पे मैं 1600 रुपए भाव पे 800 शेयर्स लिया था मैं और टीसीएस पे 3600 400 कॉन्फिस में लिया था सर इन्फोसिस का भाव बताइए जरा। सर इन्फोसिस 1600 पे बाय किया था। 1600 1600 रुपए पर? हाँ सर, टीसीएस ने 3600 रुपीज पे बाय किया था। 1600 पर इन्फोसिस और टीसीएस 3600 पर? 3600। यस सर। ठीक है, इनके भाव से हालांकि दोनों ही शेयर कमज़ोर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लास्ट ईयर आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा कमज़ोरी भरा वाला रहा, लेकिन अपने निचले स्तरों से तमाम शेयर ऐसे हैं इस स्पेस में दिग्गज। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15-17% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। इन्फोसिस की भी ये स्थिति है और अगर हम टीसीएस की बात करें तो वहाँ पर भी रिकवरी लोअर लेवल से आई है। इन्फोसिस और टीसीएस, अभी हमारी बातचीत हो रही थी सौरभ जी गौतम शाह से, तो उन्होंने ये कहा कि निवेश के लिए तो ये शेयर ठीक हैं और निश्चित तौर पर चूंकि वो चार्ट को भी बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं तो उनका व्यू मैटर करता भी है। आपको क्या लगता है कि इनके भाव पर जो स्टॉक्स हैं इनके भाव से थोड़े नीचे ज़रूर हैं, लेकिन अभी निवेशित रहें, इसमें थोड़ा समय दें और इनके भाव आएंगे, मुनाफा भी होगा, इनको उम्मीद करें ऐसी?
आईटी सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि जब मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी मैनेजमेंट से कि वो उनका बिजनेस आउटलुक कैसा है। बट अगर यूएस में देखें तो जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो अभी और ऊपर जाने वाला है, तो इससे ग्रोथ स्टॉक्स में परेशानी रहने वाली है। दूसरा, वहां पर जो कंपनियां हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो आईटी पे हो रहा था उसको कट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को कम कर रही हैं, और अपने मार्जिन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जो कंपनियां हैं उनके लिए बिजनेस लेना और अपने जो रेट रिवीजन कराना उसमें थोड़ा परेशानी रह सकती है। मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग आप इन्हें होल्ड करें। अप्रैल अभी आने ही वाला है, एक बार नतीजे देख लें तब रिव्यू करें। फिलहाल के लिए आप इन्हें होल्ड कर लीजिए। ठीक है, अभी के लिए होल्ड करना है, लेकिन निश्चित तौर पर जो कंसर्न्स रेज किए सौरभ जी ने वो वैलिड है अपनी जगह पर, कि ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रही हैं, ज़ोर होता है आईटी को लेकर, जो बजट होता है जो उनके क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ी सी कट करते हैं, और उसके चलते हमने लास्ट ईयर भी थोड़ा सा जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो हमने प्रेशर देखा था, और इन्फ्लेशन के साथ साथ अब देख रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट वाला भी सिनेरियो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखेगा, तो थोड़ी सी चैलेंजेस होंगे। तो निवेश के लिए अगर आपका इरादा है लंबी अवधि का है तब तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ी सी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से गोपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। गोपाल जी नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं? पैरामाउंट कम्युनिकेशन। सर सवाल पूछिए जरा अपना। मेरे पास पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 1200 शेयर है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन, ठीक है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी सी इसमें हल्की सी गिरावट है, लेकिन पिछले कुछ सत्र से अगर इसको हम देखेंगे तो ये शेयर थोड़ी रफ्तार दिखाया है इसने। किरण, आप पैरामाउंट कम्युनिकेशन आप ट्रैक करते हैं क्या? इस पर कोई आप राय दे पाएंगे? सो टेक्निकली अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है 25 के लेवल के आसपास। स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5 साल का कंसोलिडेशन था और 24-25 के लेवल के आसपास से ब्रेकआउट दिया। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली एक सर्किट पे चल रहा है और ऊपर में 44 तक का हाई बनाया। अब 44 से स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, मतलब एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। साथ ही साथ अपने 50 एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उनकी खरीदी काफी अच्छी भाव पे हुई है, उनको मुनाफा भी काफी अच्छा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मुनाफा उनको यहाँ पे वसूलना चाहिए, या तो एटलीस्ट यहाँ पे 31 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर दीजिए। जैसे ही लेवल ये स्टॉक 31 तोड़ेगा तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन भी कंसीडर किया जाएगा और उसके चलते नीचे में ये स्टॉक वापस 25 तक फिसल सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 31 का मेंटेन करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 31 रुपये का स्टॉप लॉस आप इसे मेंटेन कीजिए, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉफिट बहुत ही डिसेंट हो रहा है, बढ़िया मुनाफा हो रहा है, आप इससे निकलने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इस शेयर में नहीं है और अब छोटी साइज की कंपनी है, 700 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका है। अब ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु से अमोल हमारे साथ हैं। अमोल नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं? हाँ सर, मेरे पास टाटा मोटर्स है 31 शेयर और बाइंग प्राइस है 455 का। एक साल हो गया, मैंने लास्ट ईयर में तब मार्केट 18,000 था तब लिया था, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है सर। मैं ठीक है, टाटा मोटर में वैसे लॉन्ग टर्म वाले बहुत सारे निवेशक हैं और ख़ास तौर से वो लोग भी जिन्होंने 500 से 550 वाली रेंज में लिए थे और उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। सौरभ जी, हमने टेक्निकल व्यू तो एक ले लिया था, लेकिन आपसे इस पर ज़रा फंडामेंटल व्यू चाहेंगे। टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार सेमीकंडक्टर को लेकर जो भी अपडेट्स आए हैं कंपनी की तरफ से पॉजिटिव ही रहे हैं कि सप्लाई की स्थिति सुधर रही है। JLR के फ्रंट पर जो आंकड़े आए वो भी ठीक आए और नतीजे भी थोड़े से हमने बेहतर होते हुए देखे हैं टाटा मोटर के। आपको लगता है कि इसको अगर समय दें तो पुराने जो लेवल्स थे टाटा मोटर के वो फिर से अचीव हो जाएंगे और अभी इसमें निवेशित रहना चाहिए? और ग्लोबली देखें जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी डिमांड बढ़ रही है और टाटा मोटर से भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा डिमांड इंप्रूवमेंट आ रहा है। दूसरा बात यह है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो रहा है, सेमीकंडक्टर के रेट कम हो रहे हैं, मेटल की कॉस्ट कम आ रही है, तो इससे भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा कंपनी को। तो लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि आप इसे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लास्ट तिमाही के नतीजे भी देखें तो सितंबर से बेहतर हुए थे। मार्च क्वार्टर के भी थोड़े नंबर जिस तरह से फिगर्स आई हैं, मंथली फिगर्स आई हैं, ऐसा लगता है थोड़े बेहतर आएंगे। फिलहाल के लिए मैं कहूंगा ये होल्ड है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह है।
अब यहाँ से टाटा मोटर्स के लिए रफ्तार बढ़ने के जो ट्रिगर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। आप अभी निवेशित रहिए इस शेयर में। देखने की सुस्ती कायम है, निफ्टी में हल्की बढ़त है और निफ्टी बैंक में हल्की सी कमजोरी। हालांकि निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है और अब बिल्कुल मामूली सी कमजोरी हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी बैंक में। अगर हम कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो येस बैंक शुरुआत बेहद ख़राब हुई थी क्योंकि इन्वेस्टर लॉक इन खुला है तमाम बड़े बैंकों के लिए और शेयर ये 12-13% गिर के खुला था, लेकिन लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि अब 10% से ज़्यादा की रिकवरी इसमें आ गई है। 16 रुपये के आसपास के भाव फिर से आ गए हैं। मामूली गिरावट अब कह सकते हैं क्योंकि 2.5% के आसपास की कमजोरी इसमें रह गई है। 16 रुपये के आसपास फिर से इसके भाव आ गए हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर चर्चा भी हो रही थी, क्या येस बैंक अगर ज़्यादा गिरावट का शिकार होता है क्या मौका बनेगा वहाँ पर, क्योंकि आज सुबह हमने देखा था कि प्री ओपन कारोबार में करीब 3.25 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी और अब रिकवरी बेहद ज़बरदस्त है इसमें। सौरभ जी, एक आपसे पहले व्यू लेना चाहेंगे। येस बैंक, ये आशंकाएं थी कि आज शायद एक बड़े गैप डाउन पर शेयर खुलेगा क्योंकि लॉक इन खुल रहा है। हालांकि 18 स्वदेश लगातार बार बार अपने दर्शकों को ये खबर बता रहा है एक्सक्लूसिव सोर्सेज के थ्रू कि येस बैंक अपने स्टेक को लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। 26% के आसपास होल्ड करते हैं वो। एसबीआई, माफ़ी चाहेंगे, एसबीआई अपने स्टेक को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगा और अभी निवेशक बड़ा बना रहेगा वो। आपका क्या व्यू है येस बैंक के शेयर को लेकर? अगर इंट्राडे में एक बार और झटका लगे तो आपको मौके दिखते हैं या फिर कुछ और व्यू होगा आपका इस पर? बैंकिंग क्षेत्र पे तो व्यू अच्छा है, लेकिन येस बैंक को एक उत्तम श्रेणी का बैंक बनने में अभी कई क्वार्टर लगेंगे। अगर आप इनके रिटर्न रेशियो देखिए या इनके एनपीए देखिए तो अभी उतना सुधार नहीं आया कि ये आपकी फर्स्ट चॉइस बने। वैल्यूएशन के लिहाज से नीचे आ गया है, पहले 21, 22, 23 रुपए भी बिक गया था स्टॉक, तो उसके लिहाज से तो थोड़ा नरम हो गया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र जैसे अच्छा लगता है तो बड़े जो जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है उन्हीं के साथ जाना चाहिए। और अगर सेलिंग आती है तो उसको ये मत समझिए कि एक मौका है खरीदने के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी फंडामेंटली प्रॉब्लम है येस बैंक को। कारोबार को लेकर उतनी स्थिरता नहीं दिख रही है। थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको इसमें सलाह है सौरभ जी की तरफ से। रिकवरी देखिए करीब 12% के आसपास की है। दिन का निचला स्तर है 14 रुपये 40 पैसे का और अब शेयर ट्रेड करा 16 रुपये 15 पैसे के आसपास। 35 पैसे की कमजोरी, अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे तो 2% के आसपास की कमजोरी है। अब उससे भी कम, बल्कि अब 1.8% के आसपास की। लेकिन चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ABCD। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं तेल तिलहन मार्केट की, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बदली है, जो तेजी हमने देखी थी कोरोना के बाद से और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से, अब लगातार यहां पर गिरावट आ रही है। सरसों का तो ये हाल हो गया कि MSP के 5% नीचे भाव आ चुका है और 2 सालों के बाद इस तरह की स्थिति बनती दिख रही है। ऐसे में क्यों गिर रहे दाम और इसको लेकर कई सारे किसान संगठन और कारोबारी लोगों की डिमांड ये हो रही है कि अब इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। सबसे पहले पाम तेल का इस्तेमाल समझिए। पूरी दुनिया में जितना भी पाम तेल का खपत होता है उसमें से 20% सीधे भारत में खपत होता है और हमारे कुल खाने के तेल के इंपोर्ट में 60% हम सिर्फ पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। और जितनी भी चीज़ें होती हैं, ब्रेड, नूडल्स, पिज़्ज़ा, मिठाइयाँ, नमकीन, चाहे FMCG की बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पाम तेल का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट जैसे FMCG प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्थिति ऐसी क्यों बनी कि हम इंपोर्ट पे इतने ज़्यादा निर्भर हो गए? अब 70s के दशक तक आप देखेंगे तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे तिलहन में, लेकिन जब 90s में जब WTO के साथ समझौता हुआ तो भारत को इंपोर्ट कुछ ना कुछ करना था। ऐसे में गेहूँ चावल के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता था, तो इंपोर्ट के तौर पर दलहन और तिलहन को चुना गया। उससे क्या हुई कि एक इंटरनेशनल लॉबी हावी हुई। उसके बाद से हमारी निर्भरता इंपोर्ट पर बढ़ती गई और घरेलू उत्पादन पर उस ओर ध्यान कभी नहीं दिया गया और धीरे धीरे स्थिति अब ये हो गई है कि हम अपने कुल खपत का 60% सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। और आज हालत यह है कि जनवरी तक रिकॉर्ड खाने के तेल का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 31% तक ज़्यादा है। ऐसे में किसानों की तरफ से लगातार ये आवाज़ बुलंद की जा रही है कि दाम को रोकने के लिए अब यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। फिलहाल स्थिति ये है कि हम जो रिफाइंड तेल का इंपोर्ट करते हैं और क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं, तो रिफाइंड सस्ता हो गया है क्रूड पाम तेल से इंपोर्ट करना, क्योंकि वहाँ की सरकारें भी रिफाइंड को वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव देकर ज़्यादा यहाँ पर डंप करने की कोशिश कर रही। तो ऐसे में
ज़रूरत है कि सरकार कुछ कदम उठाए और किसानों को यहाँ पर राहत दी जाए। इसलिए आज कमोडिटी के ABCD मैंने इस टॉपिक को चुना है। ठीक है, कमोडिटी मार्केट की ABCD में तेल तिलहन मार्केट पर चर्चा। लेकिन अगले दर्शक का जो सवाल आया है वो भी खाने पीने वाली चीज़ों को लेकर ही आया है। करण झा का सवाल है, दरभंगा से, बिहार से आया है और इन्होंने LT फूड्स को लेकर दावत, आपने चावल का ब्रांड देखा होगा, 200 शेयर इसके हैं 88 रुपये के भाव पर। LT फूड के 100 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं, 88 पर लिया है, प्रॉफिट तो इनको हो रहा है। लेकिन सौरभ जी, क्या अभी निवेशित रहना चाहिए LT फूड में? क्या आपको लगता है कि बेहतर फैसला होगा ये? अब मुझे लगता है कि कंपनी काफी अच्छी पोजीशन है, कंपनी का ब्रांड काफी अच्छा है और इस तरह जबकि एक थोड़ा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आ भी रहा है कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी और सूखे की संभावना है, तो उस केस में मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनियों में, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री रहती है, तो अगर थोड़ी सी भी चीजों में अगर तेजी आई तो इनको ज्यादा और मुनाफा हो सकता है। तो मेरी सलाह से आप इसमें बने रह सकते हैं। राइट, तो ये तो LT फूड्स पर बात रही। ठीक है, अब चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अभिषेक। कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ, इनफैक्ट एक लाइव कॉलर है हमारे साथ हैं जगजीत सिंह जी। KPIT शेयर्स पर इनका सवाल है, इनका बाय प्राइस समझते हैं। जगजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, KPIT के शेयर हैं 200। ओके, KPIT टेक्नोलॉजी, KPIT टेक का आपने बहुत अच्छा स्टॉक खरीदा है। आपका बाय प्राइस क्या है? 700 रुपए। हाँ जी, 200 शेयर एट रेट 700। ठीक है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलिए ये भी सवाल एक बार सौरभ से ही लेना चाहिए। सौरभ, स्टॉक तो इन्होंने बहुत अच्छा चूज किया है। बाय प्राइस हालांकि हो सकता है एक मूव के बाद इन्होंने लिया, तो इनका थोड़ा सा ऊपर तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट इन्हें आय करने चाहिए? ये बने रहना चाहते हैं इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर नतीजों की तरफ से देखें तो जो सिक्वेंशली नंबर्स आए थे उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था, रेवेन्यू में भी और बॉटम लाइन में भी। बहुत ही कंपनी है इसका, बहुत ही कम कंपनियां थी IT क्षेत्र में जो इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि KPIT एक नीश सेगमेंट में काम करता है। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से तकरीबन 16 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे चल रहा है और प्रीमियम भी शायद बाजार इसीलिए दे रहा है कि एक इनका नीश सेगमेंट है जहां पर ग्रोथ और विजिबिलिटी दोनों ही काफी बेहतर है पूरे IT क्षेत्र में। और लेने की सलाह नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि जहां से आपने लिया है थोड़ा महंगा ही लिया है, क्योंकि लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो आप कंटिन्यू करें, होल्ड रखें। ठीक है, KPIT टेक में होल्ड की सलाह है। और मिड कैप की बात करें या फिर लार्ज कैप की बात करें, ये शेयर जो रहा है ये बिल्कुल इसने बाजार को आउटपरफॉर्म किया है, अपने इंडेक्स को आउटपरफॉर्म किया है और बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है KPIT टेक के शेयर ने। दीपा यादव का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम के जरिए आया है और इनके पास है ऑयल इंडिया के शेयर 700 की संख्या है और 175 रुपये के आसपास का भाव है। हाल फिलहाल हमने जो कुछ ड्यूटीज़ को लेकर खबरें आई थी, ऑयल इंडिया के शेयर में हमने देखा था कि तेज़ी आई थी और पिछले 6 महीने 7 महीने बहुत अच्छे साबित हुए हैं सौरभ जी ऑयल इंडिया के लिए। 165-70 के आसपास ये शेयर चलना शुरू हुआ और 250 रुपये के ऊपर ये निकल गया है। आपको क्या लगता है कि ये निवेश को बनाए रखें, ये और फायदा देगा या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें? अब मुझे लग रहा है जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाने के और थोड़े से रिसेशन फियर बार बार रिसर्फेस करते हैं, जिससे क्रूड मार्केट में दबाव आता है, क्योंकि चाइना का अभी खुलना, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि वहां पर चाइना का कितना डिमांड आएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अभी भी डिफ्लेशन में चल रहा है। तो क्रूड के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत तेजी नहीं देखता हूं मैं, और इसके लिए अगर क्रूड अगर नीचे गिरता है तो ऑयल इंडिया जैसी कंपनी को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा तकरीबन आधे में आप इसको प्रॉफिट को बांध लीजिए और बाकी आधा अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखें। ठीक है, चलिए ऑयल इंडिया पर ये व्यू रहा सौरभ का। अब हमारे साथ एक फेसबुक के जरिए भी क्वेरी आई है, हमारे तक सवाल पहुंचाने का सिलसिला का तरीका बेहद आसान है। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें सवाल भेजें, हम आपका सवाल शो में जरूर लेंगे। संजय कुट्टी जी हैं जिन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल भेजा और उनका सवाल है BEML पर। इनके पास 100 शेयर है BEML के और इनका बाय प्राइस ऑलमोस्ट उसी के पास चल रहा है इस वक्त, 1180 का भाव है इनका। इनके लिए क्या राय रहेगी? हमारे साथ इनफैक्ट किरण जानी है टेक्निकल व्यू बताने के लिए। किरण, भाव इनके आसपास ही चल रहा है, इनके भाव कब तक वापस आ जाएंगे?
सो ओवरऑल बीईएमएल का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर डबल टॉप पैटर्न ब्रेक डाउन किया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक है। मेरे हिसाब से एक बार उनको कोई भी राइज आता है निकल जाना चाहिए, क्योंकि नीचे में 1150 का एक फाइनल सपोर्ट है। जैसे ही 1150 का लेवल टूटेगा, चांसेस है ये स्टॉक 1000 तक का एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न वीक है। आप 1150 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में कोई भी आपको अगर राइज मिलता है तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार के लिए पोजीशन इनको निकाल लेनी चाहिए या तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, बीईएमएल को लेकर ये व्यू। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ हैं दिल्ली से मंजू। मंजू जी नमस्कार, पूछिए आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? नमस्कार सर, मेरे पास बीपीसीएल है जो मैंने 421 के भाव पे लिया था और ये 2000 है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है मंगलम सीमेंट के बारे में। मंगलम सीमेंट मेरे 417 के भाव से है और ये मैंने 2000 लिए हैं और मेरा नजरिया 1-2 साल के लिए रख सकती हूँ इसको। ठीक है, बीपीसीएल मंगलम सीमेंट का आपने क्या भाव बताया? 417 रुपए। हाँ जी, 417 पर मंगलम सीमेंट है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान मंगलम सीमेंट में। बीपीसीएल की बात करें तो इनके भाव से तकरीबन ये 100 रुपये नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। 322 रुपये के आसपास के भाव हैं। 421 की खरीद है। ठीक है, बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट को लेकर लगातार खबरें आ रही थी, उन खबरों पर विराम लग गया और 2024 से पहले उम्मीद नहीं करनी चाहिए इसमें विनिवेश को लेकर। ये प्लान होल्ड पे चला गया है बीपीसीएल का और हमने देखा है कि पिछले साल भर में करीब 100 रुपये के रेंज में ही ये शेयर चला है और इनकी जो खरीद भाव है उसके आसपास भी शेयर को हमने आते हुए देखा है नहीं। सौरभ जी, बीपीसीएल को लेकर आपका क्या व्यू होगा? इसमें निवेशित रहें क्योंकि हमने एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा एक्शन शेयर में आया नहीं है। आपकी सलाह क्या होगी? बने रहें? हालांकि नुकसान काफ़ी हो रहा है, 100 रुपये प्रति शेयर का नुकसान है, उसको नुकसान को बुक कर लें या फिर समय दें अभी इसको? देखिए, कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गवर्नमेंट का काफी इंटरवेंशन रहता है। पिछले साल की स्टॉक्स में बहुत तेजी इसलिए आई थी क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन ऊपर चले गए थे और उनको फायदा हो रहा था, लेकिन बाद में रिफाइनिंग मार्जिन भी टूट गए और मार्केटिंग मार्जिन में इनको लॉस होने लगा क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन उसमें रहती है थोड़ी सी। तो कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टॉक काफी करेक्ट कर गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर बाउंस मिले तो उस पर निकलना ज्यादा मुनासिब रहेगा। एक अभी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए आप होल्ड कर लीजिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है बीपीसीएल को। लेकिन मंगलम सीमेंट पर आपसे ही व्यू चाहेंगी। पिछले 5-6 महीने से लगातार ये शेयर टूट रहा है और हम देख रहे हैं कि हालांकि सीमेंट की डिमांड यहाँ से बढ़ने की उम्मीद भी है, लेकिन एक जो चीज़ है वो सेक्टर में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अब बड़े प्लेयर्स का कहीं ना कहीं दबदबा बढ़ रहा है और नुकसान इनको ज़्यादा हो रहा है। आप इसी स्टॉक में बने रहें या फिर आपका व्यू होगा कि जो लार्ज कैप्स हैं, जो फ्रंटलाइनर्स हैं, वहाँ पर इसको शिफ्ट कर ले पोजीशन को? देखिए, मुझे लगता है कि छोटे प्लेयर हम दबाव में ही रहने वाले हैं क्योंकि एक तो एक्सपेंशन सेक्टर में काफी हो रहा है और पीछे तो कॉस्ट को लेके काफी परेशानियां थी। जो कॉस्ट अभी थोड़ी कम हो रही है, कोल के दाम 1 साल के लो पे आ गए हैं, थोड़ा फ्रेट कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन उसकी एडवांटेज लेने के लिए बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं और जो छोटे प्लेयर को थोड़ा तकलीफ रहता है अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए। तो इस तरह के प्लेयर्स में मुझे लगता है हमेशा परेशानी बनी रहेगी। मैं सलाह दूंगा कि यहाँ से आप निकल जाएं और फिलहाल के लिए सीमेंट में नहीं बल्कि आप कैपिटल गुड क्षेत्र या फिर बैंकिंग क्षेत्र देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी अगर मानसून आएगा तो फिर थोड़ा सा डिमांड में फर्क पड़ जाता है। सीमेंट सेक्टर फिर थोड़ा ईयरली जब मानसून होता है तो परफॉर्म नहीं करता। तो बेटर तो यही होगा कि आप इसमें से पैसे निकालें, पैसे लगाएं, जैसे कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर कैपिटल गुड क्षेत्र में लार्सन टूब्रो, इस तरह की कंपनी में पैसे लगाएं तो ज्यादा बेहतर। ओके, ठीक है, मंगलम सीमेंट पर ये व्यू है। इनफैक्ट ये जितने भी जो स्मॉल कैप सीमेंट काउंटर्स है ना, उनकी कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। तो उसमें सागर सीमेंट, मंगलम सीमेंट, इनकी बात लगातार हो रही थी अभिषेक। हाँ, इनकी हो रही थी बात नहीं का, बट एक जो कंसर्न है, जो कैपेसिटी एडिशन जो हो रही है ना, वो बड़े प्लेयर्स से ज़्यादा हो रही है और जो कॉस्ट वाले जो बेनिफिट है, बिकॉज कॉस्ट बहुत प्राइस हाइक जो कर पाएंगे, करेक्ट, वो उनके फेवर में जाता है। तो शायद थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी रीजी की ज़रूरत है इसमें। चलिए ठीक है, अब आगे एक कॉलर की भी सुन लेते हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी चाहिए। मिस्टर एनके सिन्हा है जमशेदपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सिन्हा जी, बताएं अपना सवाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग जी। मेरा सवाल है 3M इंडिया एंड पेज इंडस्ट्री। मैंने एक शेयर लिया था 800 रुपीज में, तो मैं अभी क्या करूँ उसको? तो मैं बेच पाता हूँ मैं उसको, क्योंकि स्प्लिट भी नहीं हो रहा है, बोनस भी नहीं हो रहा है, तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? 3M इंडिया आपने एक तो लिया है और
एक पेज इंडस्ट्री 800 रुपीज में। और दूसरा आपने पेज इंडस्ट्रीज बताया। हाँ, थ्री का भाव कुछ गलत आ रहा है क्या हमारे पास? नहीं, भाव तो इसके आई थिंक ठीक आ रहे होंगी। सिन्हा साहब, आपने कुछ दिन पहले भी आपने व्यू लिया था 3M इंडिया पर हमसे? हाँ लिया था। तो मेरे को तो क्वेश्चन आया नहीं, मैं तो मुझे तो मेरा नहीं याद। आपके शायद सवाल को हमने शामिल भी किया था और आपके पास एक ही शेयर है 3M इंडिया के। एक ही शेयर है, ओनली वन। तो आप इसको आप क्या बता रहे हैं कि आप इसको बेच नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं आप? हाँ, बेच नहीं पा रहे, मतलब कि एक ही शेयर है और कोई स्प्लिट भी नहीं हो रहा है, बोनस भी नहीं हो रहा है। मैंने तो 15 साल पहले लिया था। आप इसको क्यों नहीं बेच पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अब एक शेयर बेच के क्या करूँ उतना, अभी तो इसीलिए सोच रहा हूँ क्या करूँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें लगा कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी हम मदद करें जाने। क्या कह रहे हैं, इनकी आवाज समझ नहीं है, क्या बेच नहीं पा रहे? क्यों बेच नहीं पा रहे? सोच रहे कि एक ही शेयर है, उसको मतलब अगर स्प्लिट हो जाए, बोनस मिल जाए, अच्छा, तो शायद कुछ शेयर बेच दें, कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अब एक में तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर नहीं सकते। ठीक है। लेकिन 3M इंडिया ये मास्क बनाने वाली कंपनी है, ये मल्टीनेशनल है। ये क्या राय होगी आपकी सौरभ जी 3M इंडिया को लेकर? एक ही शेयर हालांकि इनके पास है और बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है ये, आपकी सलाह क्या होगी? ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप नंबर्स देखें, कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रहा है और वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि इसमें स्कोप भी है वैल्यूएशन एक्सपैंड होने का। बट इस तरह की कंपनी पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं, आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा लंबे समय के लिए आप जब रखते हैं तो अच्छा मुनाफा बनता है। लंबे समय के लिए मुझे लगता है ये एक अच्छा होल्ड है। चलिए, तो ये तो आप पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहे आप इसमें, परेशान मत हो सिन्हा साहब। आप दूसरा सवाल आपका ले लेते हैं, पेज इंडस्ट्रीज। वो उसके भी भाव देख लेते हैं, उसकी प्लेट भी लेकर आते हैं कि आपका बाय प्राइस क्या है और इस वक्त करंटली क्या चल रहा है, कितनी संख्या है पेज इंडस्ट्री, जो इनका दूसरा सवाल है। लग रहा है हमारे पास शायद बना नहीं हुआ, लेकिन इनका बाय प्राइस पहले पता था हमें? क्या पूछ लेते हैं अगर फोन लाइन पे है तो। सिन्हा साहब, आपका पेज इंडस्ट्रीज का क्या है? 800 है, वो भी करीब 800 या 900 रुपीज। पेज इंडस्ट्रीज का भी है 800 रुपए ही है? हाँ, वो लिया था मैंने 20 ईयर्स बैक। वो भी तो मैं तो भूल ही गया। और इसके कितने शेयर थे आपके पास? एक ही, ओनली वन। इसका भी एक ही शेयर है? सर, एक चीज समझना चाहेंगे, थोड़ा समय हम दे देते हैं आपको। आपने एक शेयर जो लिए थे, तो आपने उस वक्त क्या सोच के एक शेयर खरीदे थे? जैसे मेरे पास MRF भी 3 शेयर है, 8000 में लिया था, अभी 1 लाख है। अच्छा, ये तो कुछ और शेयर्स भी इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन राय वो इन पर लेना चाह रहे हैं। आप ये देखिए प्रियंका, ज्यादा नहीं लेता हूँ मैं, एक ही 2 करके लेता हूँ, एक्यूमुलेट करता हूँ। अच्छा, आमतौर पर देखिए क्या होती है ना, साइकी कैसे काम करती है कि हम सोचते हैं कि छोटे टिकट साइज वाले शेयर ज्यादा ले लें। इन्होंने क्या किया, उसका रिवर्स किया है कि ग्रोथ देखी है, कंपनी को थोड़ा स्टडी किया है। MRF देखिए, लाख रुपए के आसपास पहुंच गया था एक वक्त शेयर, 98,000 रुपए के आसपास तक भाव गए थे। MRF इनके पास 3 शेयर थे, 84,000 रुपए के आसपास आज भी ट्रेड कर रहा है। पेज इंडस्ट्रीज देखिए 36,000 रुपए के आसपास का शेयर हो गया है और 3M इंडिया का शेयर भी 24,000 रुपए के आसपास है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पेज इंडस्ट्रीज। इसका भी एक शेयर है सौरभ जी, इसमें आपका क्या भी होगा? क्या ऐसा कर लें क्या कि ठीक है, मान लीजिए कि सारे एक ही बास्केट के शेयर हैं, तो इसमें से कोई एक अगर मान लीजिए बेच के निकलना हो अगर, तो आप कौन सा बेचने की सलाह देंगे, ये बताइए आप। देखिए, बेचने की सलाह तो किसी में नहीं है। पेज इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो पिछले 3-4 क्वार्टर से दबाव मुझे थोड़ा सा लिक्विडेट करने के लिए एक शेयर बेचना है, अब उसमें बताइए आप। एक तो MRF है, एक पेज इंडस्ट्री है, तीसरा कौन सा है इनके पास? और तीसरा 3M इंडिया। तो मुझे लगता है कि फिर पेज इंडस्ट्री को बेचना चाहिए। ठीक है प्रियंका, आखिर फाइनली चलिए हमने एक इनका बिकवा दिया कि कौन सा एक हमने एक शेयर आप सर बेच दीजिए, क्योंकि देखिए बाजार अगर बिटकॉइन होता तो उसको टुकड़ों में भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन ये स्टॉक है और हमारे यहाँ भी ऐसा कोई मैकेनिज्म आया नहीं है कम से कम कैश मार्केट के डिलीवरी वाले स्टॉक्स में, जहाँ पर आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें एक शेयर होल्ड करके भी। तो आपके लिए ये सलाह पेज इंडस्ट्रीज को लेकर, इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, इससे निकल जाइए। बाकी 3M इंडिया और MRF अगर आपके पास है तो उनमें आप अपना निवेश बनाए रखिए, भले ही आपके पास कम शेयर ही क्यों ना हो। हालांकि ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही वैलिड है कि जब इतने बड़े जब ये शेयर हो जाते हैं तो कम से कम वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर जो आपके पास हैं, आपके जैसे जो निवेशक है जिनके पास एक ही शेयर है, उनको थोड़ा सा एग्जिट रूट देने के लिए ना स्प्लिट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे सौरभ जी? जी बिल्कुल, उससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए भी लेना। कई बार इन्वेस्टर्स
एक शेयर लेने में जैसे अभी आपने बोला लोग चाहते हैं कि थोड़ा कम पैसे का हो जिसमें मेरे पास क्वांटिटी आ जाए। अगर यही एमआरएफ आज तकरीबन 8,000 का हो या 800 रुपए का हो, तो मुझे लगता है कि एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बहुत होगी, इम्पैक्ट कॉस्ट भी कम होगी। तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो ये रणनीति अच्छी बेहतर है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दो बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, इंडसइंड बैंक और येस बैंक। हालांकि इंडसइंड बैंक संभलने कोई संकेत नहीं दे रहा है, येस बैंक निचले स्तर से थोड़ा संभल जरूर रहा है और अब ये जो गिरावट है वो 3% के आसपास की रह गई है अगर हम येस बैंक की बात करें तो। लेकिन इंडसइंड बैंक 6% नीचे ये शेयर है और वहाँ पर रिकवरी के कोई साइंस मिल नहीं रहे हैं। लेकिन इन दोनों शेयरों में गिरावट की क्या वजह है ये बताने के लिए हमारे दो सहयोगी सौमित और शरद जुड़ गए हैं। सौमित, पहले आपसे जानेंगे, इंडसइंड बैंक आज निफ्टी का टॉप लूजर, निफ्टी बैंक पर इसके चलते ही प्रेशर भी है, चिंताएं क्या हैं आखिर इंडसइंड बैंक को लेकर? तो अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में जो खबर आई है वो ये है कि आरबीआई ने जो रिन्यूएबल टर्म थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, एक्सटेंड की है सुमंत कटपलिया की, जो सीईओ है इंडसइंड बैंक के। बट जो कंसर्न यहाँ पे आई है वो ये है कि इंडसइंड बैंक ने 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था, बट आरबीआई ने सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया। अब ये क्यों एक कंसर्न है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये काफ़ी अनयूजुअल अनाउंसमेंट की है आरबीआई ने। यूजुअली वो जो एक्सटेंशन देते हैं वो या तो 1 ईयर की देते हैं या 3 ईयर के देते हैं, बट इस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। अब बैंक ने भले ही एक डिप्टी सीईओ का अपॉइंट कर रखा है, बट एनालिस्ट कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि जो 2 साल का जो एक्सटेंशन दिया है ये सिर्फ किसी नए कैंडिडेट को ट्रांजिशन के लिए या ग्रूम करने के लिए काफ़ी है। कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए या एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा जो एक्सटेंशन दिया गया है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कटपलिया जी ने अपने पहले के एनालिस्ट मीट में ये कहा था कि वो एक 4th डोमेन बनाना चाहते हैं इंडसइंड में, जिसमें वो एक्सपर्टीज़ करेंगे और ये एक्विजिशन के थ्रू करेंगे। बट चूंकि अब एक्सटेंशन जो हुआ है वो सिर्फ 2 साल का हुआ है, एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि ये M&A वाला जो रूट था वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि M&A को ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 साल काफ़ी कम टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये दूसरा एक कंसर्न है। अब ये कंसर्न्स का ऐसा मतलब नहीं है कि आगे चल के जब वापस से रिन्यूअल होने के लिए आएगा इनका जो सीईओ का टर्म है तब ये ना हो, क्योंकि पास्ट में ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हुए हैं जब आरबीआई ने पहले छोटा टाइम का रिन्यूअल दिया था, बट उसके बाद उन्होंने वापस से 3 साल का रिन्यूअल दिया है, जैसे कि हमने फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और सीएसबी बैंक में ऐसे केसेस देखे हैं। अब इसके चलते जेपी मॉर्गन ने जो अपनी रेटिंग थी इंडसइंड बैंक में उसको भी उन्होंने डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल पे। पहले ये ओवरवेट का रेटिंग था और टारगेट प्राइस में उन्होंने कट किया है 1060 पे। पहले ये टारगेट प्राइस करीब 1400 के आसपास का था। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक पर ये 2 अपडेट्स। प्रियंका, आपने कहावत सुनी है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। बिल्कुल, तो यार दोनों आज तो बैंक्स की एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब 3 साल की उम्मीद थी और अमूमन हम देखते यही है कि 3 साल का ही एक्सटेंशन किसी को मिलता है और ये वैलिड कहीं ना कहीं चिंता है। तो ये ओवर लेकिन क्या ओवर रिएक्शन तो नहीं है कहीं 6% के आसपास का? ये मुझे ओवर रिएक्शन लग रहा है, क्योंकि इंडसइंड बैंक जैसा जो शेयर है 6% टूट जाए, हाँ, लोअर लेवल से थोड़ा सा चला जरूर था ये। जेपी मॉर्गन की भी एक डाउनग्रेड रिपोर्ट आई, उसने भी सेंटिमेंट और वीक कर दिया, तो ये एक बड़ी वजह है। इसीलिए थोड़ा सा डबल वैमी इसके लिए स्टॉक के लिए इंडसइंड बैंक में। सौरभ जी, येस बैंक पर शरद के पास जाएंगे और समझेंगे कि वहां पर आखिर क्या क्या खबरें आ रही हैं, क्यों ये प्रेशर में है। हालांकि रिकवरी है, लेकिन आपसे इंडसइंड बैंक पर पहले व्यू चाहेंगे। लोअर लेवल्स पर इंडसइंड बैंक को लेने का मौका है या फिर जो कंसर्न्स सौमित ने गिनाए आपको लगता है कि बिल्कुल वो वाजिब कंसर्न्स हैं? और इंडसइंड बैंक की पर जो जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है जहां पर थोड़ी सी चिंताएं जाहिर की गई हैं, रेटिंग डाउनग्रेड किया गया है, वो भारी पड़ने वाला है आगे भी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज का रिएक्शन तो एक थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी रिस्पाइट जरूर आ सकती है शेयर में जितनी गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल देखने की बात यह है कि बैंक की अब स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। जैसे कि अभी बता रहे थे आपके सहयोगी कि जो अभी सीईओ हैं उन्होंने जो बताया, जो उनके प्लान्स थे, अब उनके प्लान्स में कोई फर्क तो नहीं आएगा या जब वो अर्निंग्स में पता लगेगा। आई थिंक ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और जब इस तरह की कोई न्यूज आती है तो मुझे लगता है कि बेटर टू स्टे पुट, आप उसमें पोजीशन ना बढ़ाएं या पोजीशन ना लें। मतलब और भी अपॉर्चुनिटीज हैं और काफी अच्छे बैंक है, जैसे कोटक बैंक है, आप उसको देख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, आरओए तकरीबन 2% है, इंडसइंड से बेहतर उसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो उस तरह के विकल्पों में भी जाया जा सकता है।
ओके ठीक है, इंडसइंड बैंक को लेकर ये भी, लेकिन शरद हमारे साथ हैं। शरद, यस बैंक आज हमने देखा था कि भारी गिरावट पर शुरुआत हुई थी और इसकी उम्मीद भी थी क्योंकि इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म हुआ है और बैंकों के पास करीब 33% के आसपास का हिस्सा है 2020 के रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत। लेकिन ये रिकवरी शरद क्यों आ रही है शेयर में? क्या कुछ पॉजिटिव आने की उम्मीद है? क्योंकि अंकुर ये खबर लेकर आए थे कि एसबीआई का जो स्टेक है वो बना रहेगा, उसको लेकर वो बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे उसको बेचने को लेकर। और ये बताइए कि क्या खबरें हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज जो था इम्पॉर्टेंट डील भी हुआ था और आपने सही कहा कि आज जो इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हुआ है। 0.6% इक्विटीज़ जो है एक्सचेंज शेयर हैंड्स की हैं। लगभग 16 करोड़ का जो डील हुआ है, लगभग 40 बंच ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से। लेकिन बायर और सेलर अभी तक नोन नहीं है। और इसके अलावा बैंकों के हिस्से के बारे में बात करें तो लगभग 33% हिस्से देखने मिले हैं और एसबीआई का अगर स्टेक देखें तो ऑलमोस्ट 26% का। यहाँ पे सोर्सेज कह रहे हैं कि हमारे जो एसबीआई का स्टेक है वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर रहने वाले और इसके कारण जो है मार्केट्स ने भी जो एक चीयर दिया है। ऑफकोर्स जब खुला था स्टॉक तो लगभग 12% का गिरावट देखने मिला था, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी आई है वो लगभग 9 से लेकर 10% तक का एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली है। तो स्ट्रीट जो है इस लॉक इन को जो है धीरे धीरे फैक्टर इन किए जा रहा है। एंड ऑफकोर्स एक डील भी हुए एडवेंट और कार्लाइल के साथ एसबीआई के साथ, जहाँ पे वो डील के बाद जो है हल्की सी स्टेक ज़रूर घट सकती है। लगभग 26% से 24% तक का ओवरऑल स्टेक आ सकता है, लेकिन रिटेल में भी जो है इंटरेस्ट अच्छी बनी हुई है और यहाँ पे आगे मानना है ब्रोकर्स का कि अच्छी बाइंग जो है रिटेल सेगमेंट में भी थोड़ी देखने मिल सकती है। तो इसके कारण जो है एक रिकवरी और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो येस बैंक में हमें देखने मिल रहा है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो येस बैंक पे एक बात रही। इसे इस डेवलपमेंट को देखना होगा, दिन भर ट्रैक करना होगा। लेकिन एक बार चार्ट्स क्या कहते हैं वो हम किरण से भी समझ लेते हैं। किरण, येस बैंक के चार्ट्स पे अभी किस तरह का प्रेशर बना हुआ है और कितना स्लाइड कर सकता है? ओवरऑल येस बैंक की अगर हम बात करें तो करीबन मई 2021 से लेके हम देखें तो सितंबर 2022 तक ये स्टॉक के ऊपर 15-16 रुपीस का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, स्टॉक को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही हमने देखा कि सितंबर 2022 के बाद जैसे ही ये क्रॉस हुआ उसके बाद स्टॉक ऊपर में 18-19 रुपए के आसपास कैंसिलेट हुआ और वहां से फिर एक सुपर हमने यहाँ पे एक मूव देखा जो ऊपर में 25 तक आया। अब वापिस स्टॉक कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का ऐड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं 15 और 16 रुपए के बीच में कंसोलिडेट हो ऐसा हमें लग रहा है। ओवरऑल अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा यहाँ पे कॉशियस हमें रहना चाहिए। तो जिनके पास है वो 15 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। तो आज का जो भी लो पड़ा है सुबह जो 15 रुपए के नीचे 14.90-80 के बीच में लो है, सो वो लो के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली येस बैंक में बने रहे। नए लोगों जिनको अगर बाइंग करने का सोच रहे उनके लिए मैं बोलूंगा कि वेट एंड वॉच कीजिए। अगर स्टॉक वापस ऊपर 18 रुपए के ऊपर निकलता है तो ही आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट या तो फ्रेश ट्रेड कर सकते हो। जिनके पास है वो 15 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, बाकी फ्रेश ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, फ्रेश ट्रेड के लिए वेट एंड वॉच करना है, अभी कुछ नहीं करना है शेयर में। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर आपके पास पुराने अगर निवेश हैं उसको बनाए रखिए। लेकिन प्रियंका, बैंकों ने 10 रुपए से नीचे के भाव पर ये शेयर लिए थे और हमने देखा था कि 24 रुपए के आसपास तक शेयर ये गया था। तो निश्चित तौर पर मुनाफा चूंकि बहुत बड़ा हो रहा है, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर थे तो थोड़ी बहुत बिकवाली तो आना लाजमी भी है। हालांकि निकुंज से बातचीत हो रही थी महीने 1.5 महीने पहले, तो उन्होंने आगाह किया था कि जो फ्रेश ट्रिगर है तेजी के लिए वो खत्म हो गई येस बैंक के शेयर में और ठीक उसी लेवल से हमने शेयर पर सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा और अब ये 16 रुपए के आसपास के भाव हैं। हालांकि 14 रुपए 40 पैसे से रिकवर होके ये शेयर आपको अभी 16 रुपए के आसपास दिख रहा है। लेकिन चलिए इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सौरभ जी और किरण, आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें, आज सुबह के सत्र में हमने बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट गौतम शाह से बातचीत की और बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है ये जाना इसलिए भी जरूरी क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार में इस वक्त प्रेशर बढ़ रहा है। 200 डीएमए के नीचे है निफ्टी, 17,400 के नीचे, और निफ्टी बैंक पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है, 150 अंक नीचे निफ्टी बैंक है। तो उनका कहना है कि निफ्टी 17,300 के नीचे अगर फिसलता है तो 300 से 500 अंक गिर सकता है, निफ्टी धीरे धीरे 16,800 तक भी जा सकता है। तो इसलिए उछाल पर बिकवाली की रणनीति ठीक रहेगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,200 और 39,600 का स्तर उनको काफ़ी अहम लग रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच उनका है। मेटल और फार्मा शेयरों में उनको दबाव दिख रहा है और फार्मा हम लगातार देख रहे हैं कि प्रेशर में ये शेयर है भी, और मेटल का कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो लिंकेजेस हैं उसके चलते यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लेकिन पावर शेयरों पर तमाम एक्सपर्ट बुलिश हैं, गौतम शाह भी बुलिश है,
एनटीपीसी पर लगातार बाय कॉल्स आ रही हैं और यहां से भी वो 20% की तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड और कोल इंडिया भी निवेश के लिए उनको पसंद है। आईटी की बात करें तो आईटी में हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज देख रहे हैं। नियर टर्म में थोड़ी सी यूएस में जिस तरह से सेंटिमेंट नेगेटिव हुए हैं, ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं, आईटी को लेकर लोग कॉस्ट अपनी घटा रहे होंगे, तो टीसीएस इन्फोसिस अगर आपके पास है तो निवेश के लिए ठीक है शेयर। ट्रेड करने के लिए इसमें आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। और रिलायंस, सवाल यह है कि क्या 2300 रुपये के आसपास फिर से शेयर अट्रैक्टिव हो गया है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी उनका जो नजरिया है इस शेयर को लेकर नेगेटिव है, लेकिन कैपिटल गुड्स में, कंस्ट्रक्शन में, वहां पर थोड़े से वो पॉजिटिव है। और एलएनटी में उन्होंने बोला है कि 3 से 5 साल के लिए आप निवेश करें और एबीबी भी आपके पास गिरावट पर खरीदने के लिए मौका होगा। तो गौतम शाह का गुरु ज्ञान 10 पॉइंट्स में आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। चलिए शो को यहां पर समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। फिलहाल मुझे और प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।